जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए 25 महत्वपूर्ण साइंस क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख रहे हैं कि ऐसे प्रश्न आते हैं और ये लेवल है, ऐसा इसलिए क्योंकि कई जगहों पे जो क्वेश्चन मिल रहा है आपको वो बिल्कुल ही इरेलेवेंट है। और मेरे मित्र, अगर आपको ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो आपका जो साइंस का लेवल है उसको ग्रुप डी के अकॉर्डिंग बनानी होगी। और इस बात में कहीं से भी कोई दो राय नहीं है कि जो ग्रुप डी साइंस है उसके लिए सर अपना एक अलग कंसेप्ट है। और मेरे मित्र, जब तक आप 2022 के पैटर्न को फॉलो करते हुए 2024 तक नहीं आएंगे, चीजें आपके समझ में नहीं आएगी, चीजें आपके पकड़ में नहीं बनेगी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार चालक के गति की दिशा और प्रेरित ईएमएफ की दिशा डैश होती है। ऑप्शन है समांतर, लंबवत, समान, विपरीत। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, बात करा जा रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। आप सभी क्या कहेंगे कि फ्लेमिंग ने अपने दाहिने हाथ के नियम में बताया था कि अगर हम अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को कुछ इस तरह से करें, ये तीनों समान कोनिक हो, तो आप सभी कहेंगे जब तीनों समान कोनिक हैं तो एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो मेरे मित्र, फ्लेमिंग ने क्या बताया कि अगर तीनों समान कोनिक हो तो जो अंगूठा है वो किसको बताएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी अंगूठा मोशन के डायरेक्शन को बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। तो सवाल आपसे वही करा जा रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार चालक की गति की दिशा और प्रेरित ईएमएफ की दिशा डैश होती है। आप सभी कहेंगे गुरुजी जब 90 डिग्री होती है तो एक दूसरे के लंबवत होगी, और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र, याद रखिएगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कौन कार्य करता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो जनरेटर होते हैं, जनित्र जिसको हम लोग बोलते हैं, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के सिद्धांत पर कार्य करता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस नियम से प्रेरित धारा की दिशा का पता चलता है, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा का पता हम लोग कहां से लगाते हैं? आप सभी कहेंगे गुरुजी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से लगाते हैं, यानी कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से लगाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा जा रहा है आपसे कि अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है कि अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है। दूसरा है अधातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाती है। तीसरा है अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाती है। चौथा है अधातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है। क्या कहोगे? गुरुजी हमें पता है कि अगर हम लोग मेटल की बात करेंगे, धातु की बात करेंगे, तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? आप सभी कहते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली। तो जाहिर सी बात है कि मेटल क्या करेगी? आप कहेंगे पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगी। अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल की, किसकी? नॉन मेटल यानी कि अधातु की, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। और जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या करेगा? निगेटिव आयन बनाएगा। क्या करेगा? निगेटिव आयन बनाएगा। मेरे भाई, आप सबों को मालूम है कि NaCl नाम का एक कोई क्या होता है? आप सभी कहेंगे कंपाउंड, जिसको साधारण नमक या टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। इसमें सोडियम आपका धातु है और क्लोरीन क्या है? आप सभी कहेंगे अधातु। आप सबों को मालूम है कि सर Na+ होता है और Cl- होता है। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि यहां सोडियम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन लॉस की जाती है और क्लोरीन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण की जाती है, और इस तरह से इसमें बॉन्ड बनता है, तब जाकर के ये NaCl कंपाउंड बनता है। और मेरे मित्र, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि यहां पे चूंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जब इस तरह का बॉन्ड बने, इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन होने से, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बंधन कहते हैं। और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जब कभी भी धातु और अधातु चिलाजी, जब कभी भी धातु और अधातु एक दूसरे के साथ जुड़ेगा तो किस बॉन्ड के सहारे जुड़ेगा? आप कहेंगे आयनिक बंधन, यानी कि आयनिक बॉन्ड के सहारे जुड़ेगा।
आपसे सवाल करा गया कि अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है, यह बात बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा आप आएंगे तो कहा जा रहा है अधातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, आप कहेंगे ना विद्युत धनात्मक कहां से होगा अधातु, ये तो विद्युत ऋणात्मक होता है। फिर कहा जा रहा है कि विद्युत ऋणात्मक होती है, सही बात है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाती है। जब ये विद्युत ऋणात्मक है तो फिर इलेक्ट्रॉन त्याग करने का तो कोई मामला ही नहीं उठता है, तो आप कहेंगे सर तीसरा ऑप्शन भी गलत। और चौथा है कि अधातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर ग्रहण कर बंध बनाती है, आप सभी कहेंगे गुरुजी विद्युत धनात्मक का तो कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि एल्केन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं। चला आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा कौन सा होता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और मेरे मित्र संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण आप कहते हो एल्केन, और एल्केन के बीच में एल्केन समूह के जो कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, आप कहेंगे गुरुजी इसके अंदर एल्कीन आ जाता है और साथ में कौन आता है, एल्काइन आ जाता है। और मेरे भाई आप क्या कहते हो कि एल्कीन के जो कंपाउंड होंगे उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन के जो कंपाउंड होंगे उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि एल्केन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो एल्केन आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कार्बन के बीच में आप कहेंगे एकल बंध होगा। तो जो सवाल है कि एल्केन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं, आप कहेंगे सर ये बिल्कुल सही है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में या तो एक एकल बंध होगा या एक से अधिक होगा। अब ध्यान देना यहां पे कि एक से अधिक की बात की जा रही है, तो जब हम लोग कहेंगे कि गुरुजी C2H6 मीथेन की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 ही कार्बन है, लेकिन यहीं पे अगर हम लोग CnH2n+2 के हिसाब से 3 दूना 6 2 8 करें C3H8, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 3 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो एक से अधिक सिंगल बॉन्ड हो गया। वही कहा जा रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं, बिल्कुल सही है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं, बिल्कुल गलत है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं, केवल द्विबंध ही नहीं सर त्रिबंध भी, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए लेके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन होगा, दूसरा है कि विलयन निम्न पीएच मान वाला क्षारीय विलयन होगा, तीसरा है विलयन उच्च पीएच मान वाला अम्लीय विलयन होगा, और विलयन निम्न पीएच मान वाला अम्लीय विलयन होगा। मेरे मित्र ध्यान देना कि जब भी आपको इस तरह के सवाल देखने को मिले, जब भी आपको इस तरह के सवाल देखने को मिले तो आप सीधा कहां चले जाएंगे सर, सीधा आप पीएच स्केल पे आ जाएंगे। सीधा आप कहां आ जाएंगे, पीएच स्केल पे आ जाएंगे। और जरा सा गौर फरमाइएगा, ये वही पीएच स्केल है जो किसके द्वारा बनाया गया, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया। इसके द्वारा क्या करते हैं सर, किसी भी अम्ल या क्षार पदार्थ की या किसी एसिड या बेस सब्सटेंसेस की जो अम्लीयता और क्षारीयता होती है उसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं। अब आप सबों को मालूम है कि ये जो हमारा पीएच स्केल है इस पर रेटिंग 0 से लेकर के कहां तक होता है, आप सभी कहते हैं गुरुजी 14 तक होता है, और बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट 7 होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी बिलियन का पीएच वैल्यू 7 है तो वो बिलियन उदासीन माना जाएगा, और अगर किसी बिलियन का पीएच वैल्यू 7 से कम है, मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि 7 से जितना कम होगा, मतलब आप अगर पीएच वैल्यू 1 की बात कर लो, 1.2 की बात कर लो, ये 7 से बहुत कम है, तो किसी भी बिलियन का पीएच वैल्यू 7 से जितना कम होगा वो बिलियन उतना ज्यादा अम्लीय होगा। और मेरे मित्र अगर बिलियन अम्लीय है तो आप सभी कहेंगे गुरुजी उसमें H+ आयन होगा। कौन सा आयन होगा, H+ आयन होगा। और अगर बिलियन हमारा क्षारीय है तो आप सभी कहेंगे गुरुजी उसमें OH- आयन होगा। अब मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि किसी भी बिलियन की पीएच वैल्यू 7 से जितना ज्यादा होगी वो बिलियन हमारा क्या होगा, उतना ज्यादा एल्कलीन नेचर वाला होगा, उतना ज्यादा क्षारीय प्रकृति वाला होगा। और बिलियन का पीएच वैल्यू अगर 7 से बहुत ज्यादा है तो हम ये कहेंगे कि उसमें जो OH- आयन की सांद्रता होगी वो ज्यादा होगी।
मतलब क्या हुआ कि सर अगर OH माइनस आयन की सांद्रता बहुत ज्यादा है तो पीएच हमारा बहुत ज्यादा क्षारीय है, अगर H प्लस आयन की सांद्रता बहुत ज्यादा है, सॉरी बहुत कम है, तो हमारा जो विलयन है वो क्या है, बहुत ज्यादा अम्लीय है। मेरे भाई सवाल आपसे वही करा जा रहा है, क्या कि हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता, बोले तो जो OH माइनस है इसकी कंसंट्रेशन हाई है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी जो हमारा विलयन होगा वो पूरे के पूरे एल्केलिन नेचर का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। और आपके पहले ऑप्शन में दे रखा है कि विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन होगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विलयन निम्न पीएच मान वाला क्षारीय विलयन होगा। जब OH माइनस की सांद्रता हाई है तो सर विलयन निम्न पीएच वाला हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है कि विलयन उच्च पीएच मान वाला अम्लीय विलयन होगा, नहीं, OH माइनस कहा जा रहा है, इसी को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो मेरे मित्र हाइड्रोक्साइड आयन में हम अम्लीय नेचर बात ही नहीं करेंगे। हाँ, अगर H प्लस आयन की बात की जाती तब हम लोग कहते अम्लीयता की बात की जा रही। फिर है कि विलयन निम्न पीएच मान वाला अम्लीय विलयन है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा कि अगर बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें OH माइनस आयन देगा, और एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हमें H प्लस आयन देगा। और मेरे मित्र याद रखिएगा H प्लस आयन कभी भी अकेले नहीं होता है, ये जब भी होगा विलयन में तो वाटर के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में होगा। किस आयन के रूप में? हाइड्रोनियम आयन के रूप में। और इसीलिए मेरे मित्र कहीं कहीं पे आपको क्या देखने को मिलता है, तो सर जो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं उसकी हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू दी हुई रहती है। तो आपको परेशान नहीं होना है। जो सर H प्लस आयन है ये वाटर के साथ जुड़ करके क्या करता है सर, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित तालिका में आयरन को किस सेल में रखा जाना चाहिए। ये तालिका है जिसमें जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय है। यहाँ पे अच्छा जैव अनिम्नीकरणीय, यहाँ पे और लगा दिया, एकदम टाइपिंग हमारा जो है बहुत तगड़ा वाला है, देख रहे हो चिल्ला। ये जैव निम्नीकरणीय होगा और ये अजैव निम्नीकरणीय। इसको हम लोग इंग्लिश में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। वैसा मटेरियल जो प्रकृति में स्वतः डिकम्पोज हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, जैव निम्नीकरणीय कहेंगे। और वैसा मटेरियल जो प्रकृति में स्वतः डिकम्पोज ना हो उसको हम लोग अजैव निम्नीकरणीय करेंगे। अब मेरे मित्र यहां पे है पुनः प्रायोज यानी कि रिसाइक्लेबल, और फिर है गैर पुनः प्रायोज मतलब नॉन रिसाइक्लेबल। तो रिसाइक्लेबल क्या होगा सर, जिसको हम फिर से उपयोग कर सके, नॉन रिसाइक्लेबल जिसका दोबारा से उपयोग नहीं हो पाएगा। अब मेरे मित्र बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है सर आयरन की। किसकी? आयरन की। क्या आयरन प्रकृति में स्वतः विखंडित होता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये किस में आएगा? अजैव निम्नीकरण यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा। किस में आएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा। लेकिन मेरे मित्र आप सभी ने देखा होगा कि लोहा को पिघला करके फिर से उसे कोई नया सामान बनाया जा सकता है। मतलब लोहा क्या है सर? रिसाइक्लेबल है। तो इसको हम कहां रखेंगे? आप कहेंगे सर बी श्रेणी में रखेंगे, यानी कि सेल बी में रखेंगे। ये अजैव निम्नीकरणीय और पुनः प्रायोज यानी कि रिसाइक्लेबल है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो ऑप्शन दिया हुआ है सेल ए, सेल सी, सेल डी, सेल बी, हमारा सही आंसर सेल बी होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि 100 ओम के एक प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर उष्मा ज्ञात कीजिए। ना बनेगा ये सवाल, आसानी से बनेगा। चिल्ला फॉर्मूला क्या लगाओगे? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब I का वैल्यू कितना है? आप कहेंगे 5 एम्पीयर। R का वैल्यू कितना है सर जी? 100 ओम। और मेरे मित्र टाइम कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे गुरुजी 15 मिनट। तो 15 मिनट से काम होगा कि सेकेंड से? आप कहिएगा सेकेंड में बदलने के लिए 15 गुना 60 कर देंगे। अब चिल्ला जी आप ये कह सकते हो चूंकि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, इसीलिए H इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है? 5 का आप स्क्वायर लिख दो। R आपका 100 ओम है और T का वैल्यू कितना है सर जी? 15 गुना 60। मेरे मित्र ये कितना हो जाएगा? 25 गुना 100 गुना 15 गुना 60। अब आप इसको पूरा जोड़ घटाव करेंगे गुना करके मेरे मित्र, तो ये 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के समथिंग आएगा। और सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लेके जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया में उत्पन्न यौगिक ए और बी क्या होंगे। मेरे मित्र अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और CH3COH के बीच हो रही है जो कि एथेनोइक एसिड है। और आप सभी ध्यान देंगे कि ये आपका क्षार है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी कैन से दैट एथेनोइक एसिड रिएक्टेड विथ बेस।
तो मेरे मित्र ये सिंपल सा फंडा है ना कि व्हेनेवर एसिड रिएक्टेड विथ बेस देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब कभी भी अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। अब मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि यहां पे जो अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और CH3COOH एथेनोइक एसिड के बीच हो रही है, तो इस अभिक्रिया के उपरांत क्या बनेगा? आप सभी को ध्यान में रखना होगा CH3COONA बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट। और साथ ही साथ क्या रिलीज होगा? सर वाटर रिलीज होगा। तो ये क्या है? आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा सोडियम एसीटेट एक लवण है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया में उत्पन्न यौगिक A और B क्या होंगे? आप सभी कहेंगे CH3COONA और H2O होंगे। अब ध्यान देंगे कि यहां पे NaHCO3 है, आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी ये सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये Na2CO3 है, आप सभी कहेंगे ये सोडियम कार्बोनेट है। NaHCO3 को हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं और Na2CO3 को आप कहेंगे वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि इष्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट डैश में परिवर्तित हो जाता है। क्या ये सवाल आपसे ना बनेगा? आप कहेंगे 100% बनेगा गुरुजी। हम सबों को मालूम है कि जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6 श्वसन के प्रक्रिया के दौरान ये 2 चरण से गुजरता है और प्रथम चरण इसका कोशिका द्रव में होता है। प्रथम चरण इसका कोशिका द्रव में होता है और आप सभी क्या कहते हो? ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये किस में टूट जाता है? आप कहते हैं पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट प्लस एटीपी में टूट जाता है। पायरुवेट प्लस एटीपी में। अब आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी यही पायरुवेट इष्ट कोशिका में, यही पायरुवेट इष्ट कोशिका में ऑक्सीजन के अब्सेंस में किसमें टूटता है? तो आप सभी कहते हैं गुरुजी यही पायरुवेट ऑक्सीजन के अब्सेंस में इथेनॉल यानी कि C2H5OH प्लस CO2 में टूट जाता है। साथ में एनर्जी भी यानी कि ऊर्जा भी होता है। तो मेरे मित्र जो कहा जा रहा है कि इष्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट डैश में परिवर्तित होता है, तो आप क्या कह रहे हैं कि पायरुवेट एथेनॉल, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो आप देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है। पहले ऑप्शन में है कि एथेनॉल प्लस लैक्टिक अम्ल, संभव ही नहीं है। लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, संभव ही नहीं है। एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, आप कहेंगे गुरुजी जल तो यहां रिलीज ही नहीं होगा। यहां एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा रिलीज होगा, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में, O2 के अब्सेंस में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में पायरुविक एसिड, ऑक्सीजन के अब्सेंस में पायरुविक एसिड मसल सेल यानी कि पेशी कोशिका में किसमें बदल जाता है? आपको यह ध्यान में रखना होगा कि यह पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और मेरे भाई यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में क्रैम्प का कारण बनती है यानी कि दर्द का कारण बनती है। तो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इष्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट डैश में परिवर्तित होता है, आप कहेंगे एथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी यानी कि ऊर्जा। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि 1 मीटर लंबे एल्यूमिनियम के एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10⁻⁻² मिलीमीटर स्क्वायर है। इसका प्रतिरोध 2.8 ओम है। यदि इसे खींचकर इसकी लंबाई को बढ़ाकर लंबाई के 8 गुने के बराबर कर दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र क्या यह सवाल आपसे बनेगा? आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए 1 मीटर लंबे एल्यूमिनियम के एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10⁻² मिलीमीटर स्क्वायर है और इसका प्रतिरोध 2.8 ओम है। यदि इसे खींचकर इसकी लंबाई को बढ़ाकर इसके मूल लंबाई का 8 गुना कर दिया जाए, प्रतिरोधकता क्या होगी? क्या कहोगे कि सर जी ये जो प्रतिरोधकता है ये लंबाई पे डिपेंड करती नहीं है, तो जो पहले हमारा रेसिस्टिविटी होगा वही सेम रेसिस्टिविटी होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता किसी अन्य चीजों पर डिपेंड नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है लंबाई बढ़ाने घटाने से रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ द पॉइंट इज दैट सर व्हाट आर द वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी इन दिस क्वेश्चन, वही तो कैलकुलेट करना है।
क्वेश्चन तो बहुत सरल है कि 8 गुना लंबाई के बराबर कर दिया जाए तार तो इसका प्रतिरोधकता क्या होगा। तो आप कह रहे हो गुरुजी प्रतिरोधकता नहीं चेंज होता है, ये किसी भी चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है कि लंबाई से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो आपका प्रतिरोधकता है वो 1 मीटर लंबे एल्युमिनियम के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर 10⁻⁻² mm² है तो इस प्रतिरोध के साथ इसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी। कहोगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि रो इक्वल टू आर ए बटा एल होता है, तो यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आर कितना दिया हुआ है, आर 2.8 ओम दिया हुआ है। साथ ही क्रॉस सेक्शन एरिया सर जी 10⁻² मिलीमीटर स्क्वायर है आपका mm²। याद रखिएगा इसको अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो क्या करना होगा, आप सभी याद रखेंगे सर 1 × 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पे हम सीधे 10⁻⁻2 × 10⁻⁻6 क्या लिख देते हैं, मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर रॉ इक्वल टू आर आपका 2.8, अब एरिया कितना है तो 10⁻² इंटू 10⁻6 बटा एल कितना है आपका, आप कहेंगे गुरुजी 1। अब ध्यान देना यहां पे कि ये हमारा 2.8 ठीक है 2.8 और ये प्लस माइनस क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस आप कहेंगे प्लस, तो ये 10⁻, चूंकि -2 और प्लस अब फिर -6 होगा तो आप कहेंगे प्लस माइनस माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻⁸ कितना 10⁻⁸। तो देख लीजिए मेरे मित्र कि 2.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर आपके किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन है 2.8 × 10⁻⁷ ओम मीटर, दूसरा है 1.8 × 10⁻⁷, तीसरा है 2.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो आप कहेंगे गुरुजी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि हमसे प्रतिरोधकता पूछा जा रहा है और वो भी कहा जा रहा है कि लंबाई के 8 गुना बराबर कर दिया, लंबाई बढ़ा दिया गया है। तो प्रतिरोधकता किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती है सिवाय टेम्परेचर के, तो लंबाई बढ़ाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जो इसकी ओरिजिनल रेसिस्टिविटी होगी वही सर लंबाई बढ़ाने के बाद भी रेसिस्टिविटी होगी, और वो कितनी है 2.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है निम्न में से कौन से कथन सही है। सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र उसकी मां से वंशागत होते हैं, बिल्कुल सही है। आप सबों को मालूम है कि मेल और फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो मेल में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, जबकि फीमेल में क्या होता है तो केवल और केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि एक्स एक्स। और मेरे मित्र जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी को एक्स क्रोमोसोम वंशागत रूप से उसकी मां से मिलता है। अब अगर पिता से भी एक्स मिल गया तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पिता ही बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, तो फिर वहां पे हमें क्या देखने को मिलती है, लिंग में परिवर्तन देखने को मिलती है। ध्यान देना कि कहा जा रहा है कि सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र उसकी मां से वंशागत होती है, सही है। जिस बच्चे में उसकी मां से एक्स गुणसूत्र वंशागत होती है वह लड़की होगी, नहीं। अगर मां से एक्स गुणसूत्र मिला है और पिता से भी एक्स ही गुणसूत्र मिल जाएगा तब आप कहेंगे लड़की। नेक्स्ट है कि महिलाओं में एक आदर्श लिंग गुणसूत्र युग्म होता है, दोनों को एक्स कहा जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। और फिर मेरे मित्र चौथा में है कि जिस बच्चे में उसके पिता से एक्स गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़की होगा, यह भी बात बिल्कुल सही है। और अगर पिता से वाई गुणसूत्र मिलेगा तो वह लड़का होगा। आपका सही कौन है तो आप कहेंगे 1, फिर 3 और फिर 4, और मेरे मित्र ये आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा कि किसी भी बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, सर उसका पिता जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है, पिता। ये चीज ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्व को डैश भी कहा जाता है। कई बार मैंने आपको बताया कि जो समूह 2 की तत्व होती है उसको हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, एल्कलीन अर्थ मैटर कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्षार धातुएं वर्ग 1 के तत्व को हम लोग क्षार धातुएं कहते हैं, और अक्रिय गैस मेरे मित्र वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं वो अक्रिय गैस होते हैं। और संक्रमण धातु की बात करेंगे तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, सर संक्रमण धातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे एटीपी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और मेरे मित्र ये याद रखिएगा कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा, यानी कि
बायो एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है, और ऊर्जा की मुद्रा तो इसको कहा ही जाता है। अब ये पाइरुवेट है तो ये क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, तीन कार्बन परमाणु वाले अणु हैं, तीन कार्बन परमाणु वाले अणु, तीन कार्बन परमाणु वाले अणु। एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। और ग्लूकोज तो आप सभी कहेंगे गुरुजी C6H12O6। ये क्या होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये जो है ये हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करेगा, यानी कि आप कह सकते हो हमारे बॉडी को चलाने के लिए इस ग्लूकोज की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है। आप सभी कहेंगे सर जो चतुसंयोजकता और साथ ही इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी श्रृंखलन गुण है वो इसके अधिक यौगिकों की संख्या के लिए उत्तरदायी है। तो पहला है समावयवन और द्विसंयोजकता, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। श्रृंखलन गुण और चतुसंयोजकता, बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, श्रृंखलन गुण और द्विसंयोजकता नहीं होगा। अपरूपता और चतुसंयोजकता नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये श्रृंखलन गुण क्या है, मेरे मित्र इसी को हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टीज कहते हैं। याद रखिएगा कि इस कैटिनेशन प्रॉपर्टीज के अनुसार कार्बन अपने ही परमाणु के साथ जुड़ करके चैन बनाने की एक अद्वितीय क्षमता रखती है और इसी वजह से कार्बन के यौगिकों की संख्या ज्यादा होती है। अब कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या है सर 4, ये टेट्रावैलेंट है, चतुसंयोजक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर ये हमारा कार्बन परमाणु है तो इसका ये नाभिक होगा और इसमें आप कहेंगे कक्षा होगा, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम में आप कहेंगे 4। क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा। क्या कहोगे कि सर ये जो इसका टेट्रावैलेंस है इस पे चूंकि इसका आकार छोटा होता है तो यहां पे जब ये किसी अन्य तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन को साझा करता है तो उस पे नाभिक का प्रभाव बहुत ही मजबूती से रहता है, जिस वजह से ये बहुत स्ट्रांग होता है और यही कारण है कि इसके यौगिकों की संख्या या किसी अन्य तत्वों के साथ जो जुड़ने की संख्या होती है वो क्या होती है सर अन्य एलिमेंट से ज्यादा होती है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है, आप कहेंगे श्रृंखलन गुण और चतुसंयोजकता। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14 कि एक विद्युत लैंप 240 वोल्ट डीसी स्रोत से संयोजित है, लैंप से प्रवाहित होने वाली धारा 0.25 एम्पियर है, लैंप की शक्ति मेरे मित्र P = VI लगा देना है, वोल्टेज आपका 240 है और करंट 0.25 है। अब पॉइंट हटा देंगे तो आप कहेंगे गुरुजी नीचे हमारा 100 हो जाएगा और 25 चौका आप कहेंगे 100 और P = कितना हो जाएगा सर जी 60 चक्का 240, ये 60 वाट। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि यदि एक वस्तु को 0.1 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 0.2 मीटर दूरी पर रखा गया हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। ये सवाल मैं आप सबों के लिए होमवर्क के रूप में देता हूं। मेरे मित्र सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऐसे सवाल मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस करवाया है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि धोवन सोडा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है धोवन सोडा Na2CO3 है, फिर है धोवन सोडा एक विवर्णन अभिकर्मक है, धोवन सोडा का उपयोग H2 और Cl2 के उत्पादन के लिए किया जाता है, फिर है कि कांच के निर्माण के लिए धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। मेरे मित्र ध्यान देना कि यहाँ पे जो बात करी जा रही है कि धोवन सोडा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आपको गौर फरमाना होगा कि जहां पे भी हम वॉशिंग सोडा के लिए फॉर्मूला लिखेंगे वो फॉर्मूला हमारा क्या होगा Na2CO3 10H2O होगा। तो यहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है कि धोवन सोडा Na2CO3 है, ये क्या है कहीं ना कहीं गलत है। नेक्स्ट है कि धोवन सोडा एक विवर्णन अभिकर्मक है, ये भी गलत है क्योंकि ये रिएजेंट के रूप में कार्य नहीं करता है। धोवन सोडा का उपयोग हाइड्रोजन और क्लोरीन के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस हमें क्लोर एल्कली प्रोसेस में देखने को मिलती है। तो अगर हमसे ये सवाल करा जाएगा कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में निम्नलिखित में से कौन सी गैस रिलीज होती है, तब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन कहेंगे। तो हमारा धोवन सोडा के लिए यह भी गलत होगा। चौथा है कि कांच के निर्माण के लिए धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे भाई धोवन सोडा के कुछ उपयोग को आप सभी सर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने माइंड में जरूर रखिएगा। यहाँ पे पहला उपयोग कि सर सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होगा। कांच और साबुन
तो ये चीज ध्यान में रखना कि कांच के निर्माण में तो किया ही जाएगा, साथ ही साबुन के निर्माण में किया जाएगा। इसका उपयोग मेरे मित्र बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, धोवन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी धोवन सोडा का उपयोग। ध्यान देना कि ये जो Na2CO3 है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, अनहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। जबकि जो आपका वॉशिंग सोडा है इसका शुद्ध नाम क्या होगा, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर सरंदी एवं काला पदार्थ है। कठोर बोल दिया है तो आप सभी कहेंगे गुरुजी कोक होगा। अब कोल गैस, कोल तार ये सर कठोर नहीं होता है। अब हीरा प्रकृति में सबसे ज्यादा कठोर है, तो यहां पे कठोर के साथ साथ सरंदी और काला पदार्थ भी कहा जा रहा है, जबकि हीरा क्या होता है, चमकीला होता है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि कोक, कोल तार, कोल गैस ये सब के सब क्या है, कोल प्रोडक्ट हैं, कोयला के उत्पाद हैं। जबकि हीरा क्या है, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कुंडली और छड़ चुंबक के बीच सापेक्ष गति के परिणाम स्वरूप विद्युत धारा प्रेरित होती है। चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पर बल आरोपित करता है। कांच की छड़ में उत्पन्न विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। नहीं मेरे मित्र, कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत में मेरे मित्र फ्राइडे के द्वारा क्या बताया गया था कि अगर किसी कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति करवाई जाएगी या किसी चुंबक के सापेक्ष किसी कुंडली की गति करवाई जाएगी तब प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। तो जो यहां पे कहा जा रहा है कि कुंडली और छड़ चुंबक के बीच की सापेक्ष गति के परिणाम स्वरूप विद्युत धारा प्रेरित होती है, यह बात बिल्कुल सत्य है। जबकि दूसरे में कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पर बल आरोपित करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पर बल आरोपित करता है, यह बात का पता हमें सर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता चलता है। और इसी चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पर बल लगाती है, इसी सिद्धांत पर आपका मोटर कार्य करता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा 20 आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण के सामने डैश रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र पर, ध्रुव P और F के बीच, फोकस पर, ध्रुव पर। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण के सामने डैश पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, फोकस पर वस्तु को रखेंगे प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और वस्तु अगर अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब मेरे मित्र वक्रता केंद्र C पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ध्रुव P और F के बीच तो आप कहेंगे प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक होगा, क्योंकि जब हम P और F के बीच रखेंगे, P और F के बीच रखेंगे वस्तु को, यहां रखेंगे वस्तु को, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो सर पीछे बनेगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि क्या सुरक्षित यौन संबंध ही HIV के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है। मेरे मित्र बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो HIV है वो मतलब आप कह सकते हो यौन संक्रमण के अलावे भी कई तरह से फैल सकता है। तो पहला ऑप्शन जो है कि हाँ यह एकमात्र तरीका है, यह बात बिल्कुल गलत है। नहीं, HIV संक्रमण मुक्त ड्रग के सेवन से फैलता है, यह बात गलत है। नहीं, इसका सबसे सुरक्षित तरीका यौन क्रियाओं से पूरी तरह से बचना है। नहीं, इसके कई अन्य तरीके जैसे संक्रमित सुइयों के उपयोग, संक्रमित रक्त के आधान को रोकना भी क्या है सर HIV से बचने का तरीका है। सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित यौन संबंध ही HIV को रोकने का एकमात्र तरीका नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के बीतान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को डैश करती है और टिंडल प्रभाव दिखाती है। जहां भी टिंडल प्रभाव होगा प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा होगा। तो परावर्तित और अपवर्तित नहीं होगा, परावर्तित नहीं होगा, प्रकीर्णित आप कहेंगे। बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र टिंडल प्रभाव की बात करेंगे तो टिंडल प्रभाव सीधा सीधा कहता है कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और फिर चारों तरफ बिखेर दिया जाता है, जो कि क्या है सर प्रकाश का प्रकीर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है। कागज के कप, पॉलीथीन बैग, रासायनिक कीटनाशक, प्लास्टिक की बोतल। आप कहेंगे कागज के कप सर पर्यावरण को बहुत कम क्षति पहुंचाएगा। बाद बाकी पॉलीथीन, रासायनिक कीटनाशक, प्लास्टिक की बोतलें ये सब के सब पर्यावरण के लिए क्या है सर एक तरह से दुश्मन है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि उच्च रक्तचाप को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है, जो डैश के कारण होता है। मांसपेशी के संकुचन, धमनियों के संकुचन, सिराओं के शिथिलन और धमनिकाओं के शिथिलन। तो मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जो
हाइपर ब्लड प्रेशर कहा जा रहा है या हाई ब्लड प्रेशर कहा जा रहा है, तो एक्चुअली में ब्लड प्रेशर जो है वो धमनियों के संकुचन से होता है। किसके? धमनी के संकुचन से। और इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे भाई याद रखना किसके बारे में? तो सर ब्लड प्रेशर के बारे में। क्या होता है ये? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, मतलब ब्लड वेसल्स की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये जो दाब होता है ये भेन यानी कि सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन संकुचन के दौरान, प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। और समान प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? 120/80। कितना? 120/80। और मेरे मित्र रक्तदाब को स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। और उच्च रक्तदाब हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन या टेंशन भी कहा जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि उच्च रक्तदाब को जो हम लोग अति तनाव कहते हैं, इसमें क्या होता है? तो सर धमनिकाओं का सिकुड़ना होता है जिससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है और धमनियां फट जाती है। तो जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि उच्च रक्तचाप को अति रक्तदाब भी कहते हैं, जो डैश के कारण होता है, आप कहेंगे धमनियों के संकुचन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है? क्या कहिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड और वो जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस उष्मा रिलीज होगा। और CaOH2 को क्या कहते हैं हम लोग? बुझा हुआ चूना। इसी को हम लोग स्लैग्ड लाइम कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र अनबुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? अनबुझा चूना कहते हैं। तो ये आपका सर ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो आपका लेवल है वो कुछ इसी तरीके का है। और आपको जो पैटर्न फॉलो करना है सर 2022 से लेकर के 24 तक का। साथ ही मेरे मित्र आपके इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये सेशन समाप्त हो जाता है। और साथ ही आप सबों को एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा कि आप में से कोई भी छात्र आगामी जितने भी रेलवे भर्ती परीक्षा है उन सभी के लिए अपने साइंस को बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल तक विद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन के साथ चीजों को बेहतर तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा इस मिशन 2025 आरआरबी ग्रुप डी एएलपी टेक जेईई एनटीपीसी साइंस स्पेशल बैच में, जिसमें मेरे मित्र आपको कंप्लीट साइंस फाउंडेशन का वीओडी मिलेगा यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर, एनसीईआरटी मास्टर सॉल्यूशन का कंप्लीट एक्सेस मिलेगा। आपको कहीं से भी आपको एनसीईआरटी में रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करवाए जाएंगे, क्लास वाइज पीडीएफ मिलेगा। और साथ ही मेरे मित्र जो आरआरबी का अपडेटेड पीवाईक्यू ई बुक है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप जो कंटेंट पर हो उससे आप ये जांच पाओ कि जो सवाल पीछे पूछे गए हैं वो आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। मेरे मित्र ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बैच से संबंधित अन्य जानकारी के लिए मेरे मित्र आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।